जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की हर्बल फार्मिंग वीडियोस की सीरीज़ चल रही है और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं लेमन ग्रास की, यानी एक बारहमासी मासी फसल जिसको हमने लंबी अवधि की फसलों के बाद में सबसे पहले चुना है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेमन ग्रास की सामान्य जानकारियों के बारे में, यानी कि लेमन ग्रास क्या है, उसके क्या नाम हैं और उसके भौगोलिक वितरण क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कैसी रहती है, उनके क्या क्या उपयोग हैं, ये सब चीज़ें हमने, या उसकी वैरायटीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारी जमा कर ली थी। आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास की बाकायदा खेती के बारे में। तो अगर आप लेमन ग्रास की खेती के सारे बिंदुओं पर चर्चा में शामिल रहना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आज मैं लेमन ग्रास की खेती को विस्तार से आप लोगों के सामने रखूँगा। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पायनियर फार्मिंग चैनल के आज के वीडियो में और हम चर्चा कर रहे हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम लोग खेती की चर्चा को शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन ग्रास की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी हो, जलवायु और क्या तापमान वगैरह होना चाहिए। जहाँ तक मिट्टी की बात है, लेमन ग्रास तकरीबन सभी तरह की मिट्टियों में होती है, लेकिन कुछ ख़ास जो उसकी पैदावार हमें मिलती है और जो बहुत अच्छा उसका समझ लीजिए कि हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो बलुई दोमट या रेतीली दोमट जिसे कह सकते हैं आप, बलुई दोमट और हल्की जो कपास वाली हल्की मिट्टी, थोड़ी सी जो बहुत ज़्यादा भारी ना हो, हल्की कपास वाली मिट्टियाँ जो हैं इसके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। हालांकि ये लाइट सैंडी सॉइल, लेटराइट सॉइल हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। तो मिट्टी तो इसको हर तरह की चलेगी, लेकिन बलुई दोमट और लाइट जो है लाइट कॉटन सॉइल जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब अगर हम बात करें सॉइल के पीएच की, तो देखिए सॉइल का जो पीएच है इसमें इसका बहुत कम रेंज है। पीएच जो है वो अगर 6.5 टू 7.5 के बीच में है तो लेमन ग्रास के लिए बेस्ट है। अगर हम रेंज को बढ़ाना चाहें तो ये अब आप समझ लीजिए कि पीछे तो हम लेमन ग्रास के लिए रेंज को नहीं कम करेंगे, 6.5 ही रहेगा, लेकिन अगर हम आगे ले जाना चाहें तो 8 और मैक्सिमम 8.5, लेकिन अगर 8.5 को भी ना लिया जाए तो बेहतर है, यानी 6.5 टू 8। लेकिन न्यूट्रल पीएच जो हमारा है वो 6.5 टू 7.5 के बीच में जो रहता है वो लेमन ग्रास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर बात करें कि और क्या हम ले सकते हैं पैरामीटर, तो एक जल भराव की बात कर लेते हैं। जल भराव लेमन ग्रास के खेत में नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं जल भराव को जो मना कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ कि क्रॉप के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। फसल अगर आपकी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन भी पानी भरा हुआ है उसके अंदर तो मरेगी नहीं, लेकिन उसकी पैदावार पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लेमन ग्रास की पैदावार अच्छी हो और अच्छी फसल ले पाएँ तो ऐसी जगह को आपको लेमन ग्रास के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा जहाँ पर जल का भराव लंबे समय के लिए होता है। ना सूखे को तो ये आराम से टॉलरेट करती है, हालांकि पैदावार उसमें भी कम हो जाएगी, लेकिन सूखे को फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन लंबे समय तक जल भराव होगा तो मरेगी तो नहीं, लेकिन पैदावार आपकी इसकी कम हो जाएगी। तो लेमन ग्रास की खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें जल निकास अच्छा हो। अगर जल निकास की प्रॉपर सुविधा ना हो तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ड्रेनेज चैनल्स वगैरह बना दें वहाँ पर, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जल निकास लेमन ग्रास की खेती के लिए आवश्यक घटकों में से एक सबसे प्रमुख घटक है, सबसे प्रमुख फैक्टर है प्रोडक्शन गवर्निंग फैक्टर्स में से। तो पीएच की हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पीएच में तो मैंने आपको बता ही दिया 6.5 टू 7.5, लेकिन मैंने पीछे आपको पिछली बार बताया था कि एक वैरायटी है नीमा जो कि ऊसर में अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आपकी ज़मीन ऊसर है और पीएच ज़्यादा है, 9.5 तक भी जा रही है, तो उसके लिए फिर आपको नीमा वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। वरना जैसे सबसे ज़्यादा कृष्णा जो लगाई जाती है, अगर वो आपको लगानी है तो फिर आपको 6.5 टू 7.5 पीएच के बीच में रखना पड़ेगा। जलवायु की अगर हम बात करें तो लेमन ग्रास जो है वो एक गर्म जलवायु का, आर्द्र जलवायु का पौधा है जो कि हमारे यहाँ उष्ण और उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस जो कहलाती हैं उसमें सबसे अच्छा होता है। लेकिन समशीतोष्ण यानी कि सब टेम्परेट कंडीशंस में भी लेमन ग्रास की अच्छी पैदावार देखी जाती है। तो हम उष्ण से लेकर और समशीतोष्ण तक लेमन ग्रास की खेती को कर सकते हैं। वर्षा जहाँ पर है, वर्षा का मामला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 200 से 300 सेंटीमीटर तक अगर हमको वर्षा मिल जाती है तो वो इसके लिए काफ़ी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेगुलर अगर हमें
जो है वो अगर करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन कम पानी वाली फसलें भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वैरायटीज़ हैं, जो कि पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, सिम शिखर, वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास कम पानी है तो ज़्यादा बारिश का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है। 200-300 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो वो उसके लिए ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो लेमन ग्रास का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है हमको, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। जो फसल की जो सबसे अच्छी पैदावार होती है, जो बढ़वार होती है, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। लेकिन जो इसकी टॉलरेंस की, जो इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता है, वो और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। वो 15 डिग्री से 40 और 45 डिग्री तक ये आराम से आपको ठीक ठाक रिजल्ट देगी, अच्छा खासा रिजल्ट दे देगी। हाँ, लेकिन इसकी जो तेल की पैदावार है वो अच्छे ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है। 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है और उस टाइम पे अगर आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आपको तेल की पैदावार अच्छी मिलेगी। लेकिन फसल की अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी फसल की बढ़वार की अगर बात कर रहे हैं, तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो इसके लिए बेस्ट है। हाँ, पौधों को धूप की, डे लाइट ज़्यादा चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए कि टेम्परेचर तो 30 डिग्री के आसपास है लेकिन धूप नहीं मिल पा रही है, तो उसको आप फिर उसमें आपको तेल का पैदावार अच्छा नहीं मिलेगा, फसल भी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे शेड में नहीं कर सकते आप इसको, कई लोग जो बाग वगैरह में लगाना चाहें या ऑर्चर्ड्स में लगाना चाहें तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। उसको खुली बढ़िया धूप चाहिए, लंबा डे लेंथ चाहिए। तो उस वजह से इसके अंदर जो होगी धूप में, इसकी अगर ज़्यादा बढ़वार होगी तो तेल की मात्रा इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये आ गई आपकी मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात। अगर हम बात करें अब खेती की डायरेक्ट बातें जो आती हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है कि बुआई का समय। लेमन ग्रास के लिए जो बेस्ट टाइम है वो जुलाई और जून जुलाई का है, यानी मानसून के टाइम की बात है। उस टाइम पे आपको पानी की, इरिगेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जून जुलाई इसका जो है बेस्ट टाइम है। लेकिन आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ख़स में बताया था कि इसमें जो है आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि आपका जैसे मान लीजिए अप्रैल और मई के महीने होते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, या दिसंबर जनवरी में जो डॉर्मेंट फेज़ होता है, उस टाइम पर आप लेमन ग्रास को ना लगाइए। नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन बढ़त नहीं होगी, आपके 2-1 महीने खाली जाएंगे, बेकार जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो उसका सबसे अच्छा समय है वो जून जुलाई है। लेकिन आप फरवरी मार्च में लगा देंगे तो आपको मोर और लेस इक्वल रिजल्ट, बिल्कुल सही रिजल्ट देगी। लेकिन उसमें पानी का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो अगर पानी का खर्चा कम रखना है और उसको भी अवॉइड करना है तो फिर आपको जून और जुलाई का टाइम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल की। देखिए, जो लेमन ग्रास का जो खेती की जाती है वो इसकी स्लिप, यानी कि कलम से की जाती है। लेकिन इसकी स्लिप कलम तैयार करने की भी 2 विधियां हैं। एक तो आप बीज से कर सकते हैं और दूसरा पुरानी पौधों से आप इसकी कलम तैयार कर सकते हैं, पुरानी फसल से। बीज जो है इसका जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसका जो नर्सरी बनानी पड़ेगी आपको, और उस नर्सरी को जब तैयार करेंगे तो तकरीबन 45 से 60 दिन में, यानी कि 1.5 से 2 महीने में इसकी नर्सरी तैयार होती है। 1 एकड़ के लिए 2 किलो बीज इसका आपको लगता है। और उसके लिए जो आपको जगह चाहिए, अगर आप 1 एकड़ में खेती करने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ का कम से कम 10वां हिस्सा या 200 से 400 स्क्वायर मीटर की जगह अगर आपके स्क्वायर फीट की जगह अगर आपके पास है, यानी 20 मीटर स्क्वायर से 40 स्क्वायर मीटर की जगह, 400 स्क्वायर फीट में आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। उसके लिए आप 2 किलो बीज लेंगे और उसको 1:3, यानी कि अगर आपका 2 किलो बीज है तो उसको आप मिला लीजिए उसमें 1:3 का मतलब हो गया कि 6 किलो, यानी कि सैंड, बालू, उसमें मिला के आप इसको खेत में, क्यारी में बिखेर दीजिए। या आप लाइन सोइंग भी कर सकते हैं, वो दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो फिर मैं उसको आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो जर्मिनेशन का आता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो इसके बीज जल्दी मिलते नहीं हैं, बीज से इसका प्रोपगेशन होता नहीं है, क्योंकि 4-6 महीने पे इसकी कटाई कर ली जाती है। फूल आने से पहले ही इसकी कटाई हो जाती है। तो जब फूल आएगा नहीं तो बीज फूल में ही तैयार होगा तो बीज मिलेगा नहीं। लेकिन अगर कहीं बीज मिल भी रहा है, कहीं सुविधा है, सस्ता पड़ रहा है, आपको कलम महंगी पड़ रही है, तो आप इसके बीज से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें कि बीज जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। जो पुरानी फसल से बीज तोड़ा गया है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, वरना बीज के जमने का बहुत बड़ा इशू है। और यही वजह है कि बीज से इसका प्रोपेगेशन किया नहीं जाता है। इसका प्रोपेगेशन सीधे पुरानी पौधे से कलम तैयार करके किया जाता है। तो ये आपको बीज का मामला हो गया। अगर हम बात करें कि स्लिप से, तो पुराने पौधों से इसकी स्लिप तैयार की जाती है और यही सबसे ज़्यादा, इवन 99.9% यही चलन में है। शायद 100% भी कह लें तो गलत नहीं होगा कि 100% लेमन ग्रास स्लिप से तैयार किया जा रहा है। तो इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो पुराने पौधे से आप स्लिप तैयार कर रहे हैं वो पौधा भी कम से कम 1 साल का हो गया हो।
ये ना कि किसी ने लगाया और थोड़े दिनों में उखाड़ के बेच दिया और आपने उसको ख़रीद लिया। यानी कि अगर वहाँ से कलम स्लिप ख़रीदें जहाँ पर फसल की उम्र जो है वो तकरीबन 1 साल या उससे ज़्यादा की हो गई हो और पूरी हेल्दी क्रॉप हो, कोई उसमें बीमारी वगैरह ना लगी हुई हो। हालांकि जल्दी कोई बीमारी लेमन ग्रास में लगती नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड है कुछ केसेस में फंगस भी लग सकती है और दूसरा जो है आपका लीफ ब्लाइट या लीफ स्पॉट का भी प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है। तो वो अगर है तो ऐसी जगह से स्लिप ना खरीदें जहाँ पर यह रोग और बीमारी हो, वो आपकी फसल की पैदावार पर बुरा असर डाल सकता है। जो पौधे से स्लिप तैयार की जाती है उसमें ये करते हैं, किसान के पौधे को 15 सेंटीमीटर ऊपर से ऊपरी भाग को काट करके और जड़ से 15 सेंटीमीटर का ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा लेकिन तने का पार्ट ज़रूर रहना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें तना कठोर नहीं होना चाहिए खस में, इसमें यह है कि कठोर की बात नहीं है बट तना होना चाहिए थोड़ा सा, और करीबन जो स्लिप की लंबाई ऊंचाई हो वो 6 से 9 इंच कम से कम होनी, 6 से इंच तो कम से कम हो, यानी 15 सेंटीमीटर वो होना चाहिए। और एक स्लिप में कम से कम अच्छी खासी स्वस्थ जड़ हो, थोड़ा सा उसमें फाइबर्स हों और 5 से 6 पत्तियां उसके अंदर दिख रही हों आपको होनी चाहिए। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, उस तरह का आपका प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए। ये पूरी आपकी प्लांटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि पौधा 1 साल से पुराना ना हो और ज़मीन से उसको 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट लिया गया हो तने के साथ में, 5 से 6 पत्तियां हों इसके अंदर और थोड़ा सा जड़ अच्छी खासी स्वस्थ उसमें जड़ के साथ में हो, तो ये चीज़ रहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें प्लांटिंग मटेरियल का रेट, तो देखिए स्लिप का जो बीज का तो मुझे रेट नहीं मालूम है, क्योंकि बीज का मुझे ज़्यादा कोई भी इन जनरल बता नहीं पाएगा क्योंकि बीज मिलता ही नहीं है। लेकिन स्लिप के रेट की बात करें तो स्लिप का रेट में काफ़ी वेरिएशन है। कभी ये स्लिप बड़ी सस्ती मिल जाती है, कभी केसेस में कुछ इलाकों में दूर से लानी पड़ रही है कुछ है, या कभी कभार पैदावार उस इलाके में ज़्यादा नहीं है, तो एक रेंज है। लेकिन फिर भी कम से कम 30 पैसे से कम आपको मिलेगी नहीं, 30, 35, 40 पैसे से कम नहीं मिलेगी और 80 पैसे के ऊपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत महंगी आपको मिल रही है तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा कम स्लिप लेकर के, जैसे मैंने खस में बताया था, और उससे आप अपना प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर देंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, 4-6 महीने का, लेकिन फिर आप अपना मटेरियल खुद अपने आप तैयार कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर पूंजी की समस्या है और आप अपने पूरे खेत के लिए अगर आप प्लांटिंग मटेरियल नहीं खरीद सकते हैं या ना खरीदना चाहते हों तो। लेकिन रेट जो है वो 30 पैसे से 80 पैसे इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। हालांकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं सीमैप वगैरह या सीमैप का लखनऊ या पंतनगर सेक्टर जो भी हो, वो शायद 1 रुपये से कम में स्लिप नहीं बेचते हैं, बट वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्लिप की पूरी गारंटी रहती है लेकिन ज़्यादा तादाद आपको वहाँ से नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको 30 पैसे की स्लिप मिल रही है तो तकरीबन 1 एकड़ में 25,000 स्लिप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 25,000 स्लिप अगर आपको 30 पैसे के रेट से मिल रही है तो आपका प्लांटिंग मटेरियल कॉस्ट 1 एकड़ का 7,500 रुपये बैठेगा। और अगर आपको महंगी से महंगी 80 रुपये से की भी मिल रही है तो आपका स्लिप का कॉस्ट जाकर के 20,000 रुपये पहुँच जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों का भी आकलन करने के बाद में अगर आप महंगे से महंगी भी लेंगे तब भी ये मुनाफे का सौदा है, नुकसान नहीं है इसमें कोई भी किसी तरह का। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। मिल जाती है सस्ती भी। खेत की तैयारी, देखिए खेत की तैयारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी हम पिछले फसलों के वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि 2 गहरी जुताई आपको कर देनी है अगर आप जून जुलाई में कर रहे हैं, और उससे पहले आपका अप्रैल मई में जो भी अप्रैल में गेहूं कटाए या कोई फसल कटी है और उसके बाद आप लेमन ग्रास पर आना चाहते हैं तो आप उसके बाद में 2 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दीजिए, जिससे कि उसके जितने भी खरपतवार हैं और आपका झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, डंठल हैं, वो सब हैं वो उसी में छोड़ दीजिए। पानी लगा देंगे तो वो सब सड़ भी जाएंगे उसके अंदर, लेकिन वो सब ख़त्म हो जाए वहाँ से, तो खेत साफ़ सुथरा हो जाएगा। यदि आप उसमें आपके पास टाइम है और जून जुलाई में आप लगाने जा रहे हैं और खेत खाली है तो आप उसमें चाहें तो ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप देसी या हाइब्रिड ढांचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं, लोबिया, ग्वारफली, किन्हीं में से किसी भी चीज़ की आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। 40-45 दिन की जब उसमें फसल हो जाएगी तो उसको उसी में हैरो से काट के पलट के मिला दीजिए और पानी लगा दीजिए। 1 हफ्ते में सब सड़ा के बराबर हो जाएगा, बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स आपका ये बन जाएगा और ज़मीन की सॉइल की सस्टेनेबिलिटी को भी आपके बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ हो गई। अगर बारिश हो जाती है और मौका मिलता है तो पहली बरसात के बाद में आप उसमें 10 से 15 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छे से डाल दीजिए। अगर वर्मी आपके पास अपना बनाया हुआ है तो वर्मी डाल सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई भुरभुरी खाद बढ़िया वाली, पूरी तरह से सड़ चुकी हो, कच्चा गोबर ना हो, वो आप उसमें कम से कम 10-15 ट्रॉली ज़रूर डालें, ताकि आपको 5 साल तक इस फसल को लेकर के जाना है तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक सोर्सेज होने चाहिए आपके पास। तो 10-15 ट्रॉली गोबर की खाद आप उसमें डाल के और उसके बाद में उसको फिर से जुताई कर दें, कम से कम रोपाई से 10 से 12 दिन पहले।
हफ्ते भर पहले तो कर ही दें कम से कम। और बिल्कुल जब रोपाई करने जा रहे हैं तो हल्का सा एक जुताई मार देंगे तो और बढ़िया खेत समतल हो जाएगा, पाटा वाटा लगा देंगे तो बढ़िया बन जाएगा। क्यारियाँ वगैरह बना दीजिए। जल निकासी के लिए अपने व्यवस्था के अनुसार कैसा खेत में स्लोप वगैरह है उसको देखते हुए जो रहेगा, छोटी क्यारियाँ भी ज़्यादा बहुत बनाना सही नहीं है, ज़मीन वेस्ट होगी। बहुत बड़ी क्यारियाँ भी मत बनाइए ताकि अगर पानी को पहुँचने में दिक्कत हो, छोटी क्यारियों में मैनेज करना थोड़ा सा, मीडियम साइज की क्यारियों में वाटर मैनेजमेंट को मैनेज करना ईजी हो जाता है। तो उसके बाद में आप उसमें फिर आपका ढेले वेले ना रहें खेत को, ये देख लीजिए। और नालियाँ वालियाँ आपने बनाई दी। अगर आपका ज़मीन कमज़ोर है, यानी कि आपने गोबर की खाद डाल दिया है, सब कुछ है और आप रोपाई करने जा रहे हैं, तो फिर बेसल डोज के लिए आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली P और K ना भी करें तो N तो कर ही लीजिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा, चूँकि जितना पैदावार ज़्यादा होगी, पत्ता का बायोमास ज़्यादा होगा, लीफ का, उतनी ही ज़्यादा आपको तेल की पैदावार मिलने वाली है। तो इसमें भी वही है कि टोटल जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम आपका फास्फोरस P2O5 और 15 किलोग्राम पोटाश आपको देने की ज़रूरत होती है। 60 किलोग्राम के नाइट्रोजन को आप ऐसा कर सकते हैं कि 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एंड 15 किलोग्राम आपका जो पोटाश है उसको बेसल डोज की तरह जुताई से पहले, मिट्टी जुताई जो आखिरी जुताई आप करेंगे रोपाई से बिल्कुल पहले, उसमें आप हल्का सा उस टाइम पे मिला दीजिए। उसके अंदर NPK को, चाहे वो यूरिया, DAP, MOP हो, चाहे NPK का उस रेशियो में आता हो, उस हिसाब से लेकर के। और बाकी का जो है वो नाइट्रोजन एप्लीकेशन वो आप कर सकते हैं जब आपकी मतलब कटाई से 1 महीना पहले, और कटाई के बाद जब आपकी वो बढ़नी शुरू होगी तब। इस तरह से आप 1 साल का शेड्यूल बना सकते हैं 3 बार में, और चाहे तो आप पूरी 1 बार में भी डाल दीजिए। बेहतर यह है कि आधी डालिए पहले और चौथाई हिस्सा नाइट्रोजन का डालिए आप पहली कटाई से 1 महीना पहले, और कटाई के बाद में जब दूसरी कटाई के लिए, जब दूसरी फसल आपकी शुरू हो रही हो उसकी। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें कभी कभार दीमक की शिकायत आती है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप गोबर की खाद मिला रहे हैं तो उसमें आपको नीम की खली या करंज की खली ताज़ी अगर मिल जाए, फ्रेश, तो आप उसमें 400 किलो प्रति एकड़ की दर से आप नीम की खली या करंज की खली को गोबर के खाद के साथ में मिक्स करके मिला दे देंगे, तो शायद आपको फिर दीमक का रिस्क आपका ख़त्म हो जाएगा, निमेटोड का भी रिस्क ख़त्म हो जाएगा। और भी जो दूसरे सॉइल बाउंड पैथोजेंस हैं, जो अंदर कीड़े मकोड़े हैं ज़मीन वाले, वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे, उसका भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब रोपाई की विधि की। देखिए सिंपल सा सिस्टम है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट इसमें स्पेसिंग आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। जो मजबूत ज़मीन है, फर्टाइल सॉइल है, अच्छे गुणों से युक्त है, वहाँ पर आप जो है, और जहाँ पर आपको लगता है कि पैदावार ज़्यादा आएगी, पौधे को बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, मुंजड़ जिसे कहते हैं आप, यानी कि उसका जो पूरा क्लम्प तैयार हो जाता है, कई सारी उसमें टिलरिंग होती है, जैसे धान और गेहूं में होती है, इसी तरह से लेमन ग्रास में भी होती है, खस में भी मैंने बताया था। तो वहाँ पर मजबूत ज़मीनों में, फर्टाइल लैंड में 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, यानी 2 फुट बाई 2 फुट की आप दूरी रख सकते हैं। या फिर आपकी बहुत कमज़ोर ज़मीन अगर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ज़मीन है, तो आप 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की भी रख सकते हैं, ताकि अगर पैदावार कम हो रही है तो उसकी क्लोज ज्योमेट्री करने से आपको पैदावार की कमी को आप उससे पौधों को सघन खेती करके आप कंपनसेट कर सकते हैं। मेरा जो मामला रहता है, अगर मैं एवरेज बात करूं तो मैं 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सॉइल टाइप पे, आपकी सॉइल की क्षमता के ऊपर, कौन सी वैरायटी चूज़ कर रहे हैं और किस इलाके में लगा रहे हैं, सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। उस हिसाब से अगर आप आकलन करके लगाएंगे तो आप एक सही ज्योमेट्री अपने लिए फॉलो कर पाएंगे। 3 मैंने आपको बता दी, 60 बाई 60, 60 बाई 30, 60 बाई 45, ये आप कर सकते हैं। और जब आप रोपाई कर दें तो उसके बाद में दोनों तरह से रोपाई हो सकती है इसमें भी, या तो आप पानी लगा दें और उसके बाद उसमें आप रोपाई करें, जैसे आपको खस में बताया था, धान में करते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पौधा लगाते चले जाएं और उसके बाद में पीछे से पानी लगा दें। अगर बारिश हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो पानी ज़रूर लगाना पड़ेगा, बिना पानी के आपको रोपाई नहीं करनी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि रोपाई कम से कम 5 से 8 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा 5 सेंटीमीटर से कम करेंगे तो पौधों के उखड़ने के चांसेस हैं, और ज़्यादा गहरा करेंगे तो उसके सड़ने के, उसके फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 5 से 8 सेंटीमीटर की रेंज है ज़मीन के अंदर, इससे ज़्यादा गहरी रोपाई नहीं करनी है और इससे कम भी नहीं करनी है। और वो मैंने आपको बता ही दिया है, बेसल डोज अगर आप चाहें तो इतना डाल सकते हैं, 60 बाई 20 बाई 20, और अगर उसको चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड करके डाल सकते हैं। नाइट्रोजन को, फास्फोरस पोटाश को तो पूरा डालना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं सिंचाई की। देखिए लेमन ग्रास के अंदर दोनों तरह से खेती हो सकती है, और उसी तरह से दोनों तरह की वैरायटीज़ भी हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था।
अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है इसको, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी भी फसल को थोड़ा पानी ज़रूर चाहिए होता है अगर उसको ज़िंदा रखना है। हालांकि सूखे का असर इस पर नहीं है, लेकिन अगर अच्छी पैदावार लेनी है, ज़िंदा नहीं रखना है, अच्छी पैदावार लेनी है, तो बरसात में तो आपको इसमें कोई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेमन ग्रास में। लेकिन अगर आप गर्मी के दिन हैं, ज़मीन फट रही है आपकी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आपका मिट्टी सूख रही है, तो वहाँ पर आपको 10 से 15 दिन में एक सिंचाई करना पड़ेगी। यानी कि अगर आप ये शेड्यूल बना लीजिए कि हर 10 दिन में एक सिंचाई करनी है हमको, सिंचाई का जो भी आपके पास साधन है। और अगर जाड़े के दिन है और उसमें ज़मीन में इतनी ज़रूरत पड़ती, जाड़े के दिनों में तो देखा जाए ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर एक आध सिंचाई कर देंगे, लगता है कि आपको ज़मीन सूख रही है और ड्राई कंडीशंस हैं, तो आप चाहें तो 1-2 सिंचाई करके काम चला सकते हैं। लेकिन नियमित अंतराल पे अगर सिंचाई नहीं की जा सकती है, तो कम से कम जब भी आपको लगे कि फसल को सूखने की अवस्था आ रही है, थोड़ी सी लगा कि पत्तियाँ सूख सी रही हैं, या आपको लगता है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा सूख रही है, तो उस टाइम पे पानी ज़रूर लगा दें। तो रेगुलर अगर ना भी करें 10 से 15 दिन के इंटरवल पर, तो लेकिन आपको जब महसूस हो कि पौधे को पानी की ज़रूरत है, ज़मीन ज़्यादा सूख गई है, तो पानी ज़रूर लगाएं। और अदरवाइज़ अगर आपके पास वाकई पानी की बहुत कमी है, नहीं लगा सकते हैं, तो फिर ऐसी वैरायटी चूज़ करें जैसे कि सिम शिखर टाइप की वैरायटी है, कि फिर वहाँ पर आपको कम पानी से भी काम आपका चल जाए। तो उसके लिए फिर आपको अपने लिए प्लांटिंग मटेरियल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी इरिगेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा। देखिए, सबसे बड़ी जो सबसे पहली बात है कि लेमन ग्रास को जानवर नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल आप इसमें बेफिक्र रह सकते हैं कि इसको जानवर छुएंगे भी नहीं। अगर खिलाएंगे ताज़ी पत्ती घास चारे में मिलाकर तो भी नहीं खाएंगे, सूखी तो खा लेंगे, वो नहीं खाएंगे। तेल की मात्रा अगर उसमें है तो नहीं खाएंगे, क्योंकि तेल इतना हार्श होता है कि अगर उन्होंने खा भी लिया, धोखे से आपने खिला भी दिया और वो खा भी गए, तो फिर जाके पेट में उनके बहुत खलबली मचेगी, तो बहुत तांडव होगा। तो वो जानवरों को अंदर इतना सेंस प्रकृति ने दिया है कि फिर वो अपने चीज़ को खाने की वो अच्छे से पहचानते हैं कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, तो जानवर इसको नहीं खाते हैं। इन जनरल बीमारी और कीड़ा भी नहीं लगता है। बहुत कठोर प्रवृत्ति का पौधा है लेमन ग्रास इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज़ अटैक। तो इसमें जल्दी कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी जल्दी नहीं लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, लग भी जाती है। अक्सर जाड़े में इसको जो इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर होती है, तब उस टाइम पर इसके अंदर कुछ एक बीमारियां या कीड़े लगने का कहीं कहीं केसेस में रिपोर्टेड है। तो वो मैं आपको उसका बता देता हूँ कि ताकि आपके प्रोडक्शन को, उत्पादन को वो प्रभावित ना कर सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कीट क्या लगते हैं। देखिए, इसमें अक्सर जो देखने में आता है वो शूट फ्लाई। शूट फ्लाई जो है वो आप देख रहे हैं फोटो में। शूट फ्लाई में बस इतना होता है कि वो इसके तने के अंदर छेद कर देता है, और तने के अंदर जब छेद कर देता है तो तने के साथ साथ इसकी पत्तियां फिर सूखना शुरू हो जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये आपके इलाके में और दूसरी फसलों में शूट फ्लाई का प्रॉब्लम है, या अगर लगना शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आप जो है फोरेट का या कार्बोफ्यूरॉन का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सॉइल में डाल करके पानी लगा दीजिए। मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली तो उसका डोज नहीं मालूम है, लेकिन फोरेट 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर, या मान लीजिए कि 4 से 5 किलो 1 एकड़ के अंदर आप डाल कर उसकी छिड़काव करके ग्लव्स वगैरह पहन के करें। थोड़ा ख़तरनाक चीज़ है। और उसके बाद में उसको पानी लगा दें, तो आपका शूट फ्लाई की समस्या ख़त्म हो जाएगी, जैसे राइस में स्टेम बोरर वगैरह में आप करते हैं। और दीमक की समस्या है तो आप नीम की खली डाल चुके हैं या करंज की खली आप डाल चुके हैं, तो फिर आपको दीमक की समस्या नहीं आएगी। एक काम ये कर सकते हैं आप कि जब आप रोपाई करें, तो रोपाई से पहले आप ट्रीट कर दें। 2 चीज़ों से कर दें। दीमक के लिए तो आप क्लोरीपाइरिफॉस का 1.1% का सोल्यूशन बना करके, और उसकी जड़ों को, स्लिप की जो जड़ें हैं उसको उनसे क्लोरीपाइरिफॉस के 0.1% सोल्यूशन से उपचारित करके और फिर उसकी रोपाई करें, स्लिप को लगाएं। और अगर फंगस भी कुछ केसेस में मैंने सुना है, हालांकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन कुछ केसेस में मैंने सुना है कि फंगस भी आ रही है अब लेमन ग्रास में। तो फंगस के केस में, लेकिन बहुत रेयर है, मतलब उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप बेवेस्टीन का भी ट्रीटमेंट करके लगा सकते हैं जड़ों को, नीम की खली, वो उसके स्लिप को। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी की प्रॉब्लम है वो अक्सर क्रॉप में आती है। तो सफ़ेद मक्खी जो है उसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस यूज़ कर सकते हैं, 0.05% का छिड़काव कर सकते हैं। ये भी आपको नुकसान कर सकता है। जैसे खस में मैंने बताया कि अगर आप गेहूं के बाद में प्लान कर रहे हैं और ज़मीन में कहीं चूहे वूहे का प्रकोप है, चूहे ने अपने बिल बना रखे हैं, तो वहाँ पर आप जिंक सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, जिंक फॉस्फाइड यूज़ कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड भी एक चीज़ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बिल दिखाई दे रहे हैं तो बिलों में डाल के बंद कर दीजिए, नहीं तो मिट्टी में मिला दीजिए, तो वो चूहे वूहे भी वहाँ से भाग जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं। शूट फ्लाई हो गया आपका, श्वेत मक्खी हो गया, दीमक हो गया, या फिर आपका इसमें चूहा वूहा हो गया। बट ये बहुत रेयर है, ये रिपोर्टेड इन जनरल नहीं है, लेकिन ये आ सकता है। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे आप तैयार रहिए। बात करते हैं बीमारियों की।
बीमारियों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लीफ ब्लाइट, जो अक्सर कॉमन प्रॉब्लम है हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में। लीफ ब्लाइट में आपकी पत्तियां हल्की हल्की पीली पड़ने लगती हैं, उसके बाद में फिर सूखने लगती हैं। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी चीज़ें बताई हैं, वो उपचार भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा मैनकोजेब आता है, मैनकोजेब डाल सकते हैं। डाइफेलेटॉन का 0.3% का आप घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप, हाँ, ये हो गया लीफ ब्लाइट। लीफ स्पॉट में वही कि भूरे लाल रंग के धब्बे जो हैं पत्तियों पे पड़ जाते हैं और उसके बाद में पत्तियां जो हैं उनके अंदर सूखना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इनको आपको कंट्रोल करना है तो आप बेविस्टिन का 1 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल बना के 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप डाल सकते हैं। या फिर आपको डाइथेन M45 का, वही जो मैंने पहले बताया है, 400 ग्राम को 150 लीटर पानी में घोलकर या उसका 0.3% का सोल्यूशन बनाकर 15 से 20 दिन के इंटरवल पर 2-1 बार डाल देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो फिर ये आपको लीफ का जो धब्बों वाली समस्या है, लीफ स्पॉट की समस्या है, वो भी नहीं आएगी। तो ये हमारी बीज और फसल की सुरक्षा का भी मामला पूरा हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग की। देखिए, जो इसकी सबसे पहले जो कटिंग आती है लेमन ग्रास की, वो आती है इन जनरल 5 से 6 महीने में पहला कट आपको मिलता है। उसके बाद में फिर आपको कट जल्दी जल्दी मिलते हैं, 3 महीने में भी मिलता है या 4 महीने में मिलता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो 1 साल में आपको 3 कटिंग तो आराम से मिलेंगी पहले साल में, और दूसरे साल से आपको 3 से इवन 4 कटिंग भी मिलती है। कुछ लोग 5-5 कटिंग भी ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी काट लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पैदावार मिलेगी साल भर में, वो आपको चाहे आप 3 कटिंग लें, चाहे 4 कटिंग लें, चाहे 5 कटिंग लें, उसके हिसाब से आपका इंटरवल अलग अलग बनेगा। तो वो जो आपकी बनेगी, जो पूरी जो पैदावार आएगी, वो चाहे आपकी कटिंग कितनी भी हो, वो एक ही जैसी आने वाली है। अगर आप 2 कटिंग लेंगे तो 2 कटिंग में पैदावार ज़्यादा होगी, लेकिन टोटल एक ही होगा। 3 कटिंग लेंगे तो 3 कटिंग में 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, लेकिन टोटल आपका एक ही आएगा। काटना कैसे है? काटना ऐसे है कि ज़मीन से समझ लीजिए कि 4-5 इंच, नहीं तो 2.5-3 इंच मान के चलिए। जितना नज़दीक से काटेंगे उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप वो ज़्यादा हाइट छोड़ देंगे प्लांट में, तो एक तो ये होगा कि उसका स्टेम पार्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आगे आने वाले टाइम में आपका स्टेम ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको, और ग्रोथ भी स्लो होती है। तो जितना आप ज़मीन के पास से काटें, इतना भी नज़दीक से ना काटें कि बिल्कुल सतह से काट दें ताकि उसको फिर बढ़ने में उसको वो ख़त्म ही हो जाए, ऐसा नहीं करना है। बट 4 इंच से ज़्यादा मत छोड़िए, 4-5 इंच से ज़्यादा मत छोड़िए। बहुत से बहुत 2.5 से 3 इंच या 5 सेंटीमीटर रख लीजिए आप। 5 सेंटीमीटर 2.5 इंच होता है, 5 सेंटीमीटर हाइट से उसको आप काट सकते हैं। और काटने के बाद में ही फसल की तेज़ी से बढ़ाई शुरू होती है। तो ये ध्यान रखें कि आपके पास अपना समय निकाल करके रखें। जो पहली कटाई करनी है या कोई भी कटाई करनी है, आपको समय से कटाई कर लेनी है। पहचान इसकी यह है कि पत्ते जब सूखने लगें उससे पहले कटाई कर लीजिए, तो 2 नुकसान होंगे। एक तो आपको पैदावार कम हो जाएगी आपकी, और ऑयल यील्ड कम आएगी अगर पत्तियाँ सूखने लगी हैं तो पत्तियों के सूखने से पहले उनकी कटाई आपको कर लेनी है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 12 मासी फसल है। एक बार लगा देंगे, साल में 3 से 4 कटाई आप ले रहे हैं, वो आप एटलीस्ट 5 साल तक तो ले ही सकते हैं। 5 साल के बाद में आप अपना सिट्रल कंटेंट चेक करा लें। अगर पैदावार में तेल की कमी आ रही है या सिट्रल में कमी आ रही है, तो आप उसको उखाड़ के दोबारा से उसे स्लिप बना के उसी को मल्टीप्लाई करके दोबारा लगा दीजिए। नई स्लिप खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बची हुई स्लिप आप बेचकर अलग मुनाफा कमा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं इसको शामिल नहीं करूँगा। इस इकोनॉमिक्स में मैं सिर्फ तेल और जो पैदावार है उसी को शामिल करूँगा। जो स्लिप बना के बेचेंगे वो मेरी इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है, वो आपका एडेड एडवांटेज होगा। तो इसमें जो है आप जो कर रहे हैं, आपको 5 साल तक ले रहे हैं। अगर कोई पैदावार में कमी नहीं है, सिट्रल में कमी नहीं है, तो फिर 5 साल के आगे भी आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो मुंजड़ कहा, मुंजड़ इतना मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि फिर आपके पास फसल को बढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी, फसल के बीच में घुसने में परेशानी होगी। तो उसको बेहतर होता है कि किसान जो है वो काट के, उखाड़ के और दोबारा से स्लिप बना के नया प्लांटेशन दोबारा से रीप्लांट करते हैं। तो ये हो गई कटाई की बात। अब हम करते हैं डिस्टिलेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, 2 तरह से आप डिस्टिलेशन से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लेमन ग्रास 2 फॉर्म में मार्केट में जाता है। एक तो ड्राई लीफ कट, जितनी भी टी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पिछले वीडियो में कि इसका लेमन टी और हर्बल टी वगैरह बनाई जाती हैं, तो बहुत सारी जो टी गार्डन्स हैं इसको ब्लेंडिंग के लिए ड्राई लीफ कट्स खरीदते हैं। 1-1 इंच, 1.5 इंच, 2-2 इंच, 2.5 इंच, आधा इंच, अलग अलग साइजेज़ में उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें ड्राई ग्रास को वो आपसे ख़रीदते हैं। तो आप, अगर आपके पास मशीन की समस्या है, पूंजी नहीं लगा सकते हैं और कहीं पर डिस्टिलेशन प्लांट लगाने का कोई थोड़ा सा मामला नहीं बन पा रहा है,
तो उस केस में आप ड्राई ग्रास को भी सेल कर सकते हैं। सिंपली उसको काट के सुखा के चॉप करके, उसके लिए अलग से कटर्स भी आते हैं। कहीं कहीं पर देसी चारा मशीनों से भी लोग स्पेसिफिक साइज़ में काट लेते हैं, अगर कुछ अच्छी किस्म की चारा मशीन आपके पास है तो, और नहीं तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक साइज़ में काटने के लिए कटर्स आते हैं। वो सुखा के काट के उसको आप पैक करके प्लास्टिक के या जूट के बैग्स में, और वो आप उसको भेज सकते हैं। और उसके बारे में हम रेट वेट के बारे में आगे बात करने वाले हैं। दूसरा फॉर्म होता है उसका ऑयल, कि हम उसका एसेंशियल ऑयल जिसे कहते हैं आप, लेमन ग्रास का तेल, वो निकालें। वो निकालने के लिए हमें डिस्टिलेशन प्लांट चाहिए होगा। तो जनरली जो तेल निकाला जाता है वो घास को काटने के या तो इमीडिएट बाद आप उसको ले जाइए, वहाँ निकाल लीजिए, ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि आप 24 से 48 घंटे, नहीं तो कम से कम अगर 24 घंटे आपके पास समय है तो उसको ज़मीन पर छोड़ दीजिए। सुखाना नहीं है, बट एक थोड़ा सा हल्का सा जो उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाता है वो निकल जाए, ताकि तेल की ग्लैंड्स जो हैं वो बड़ी जल्दी ब्रेक होती हैं और पानी के साथ मिक्स होकर आ जाती हैं। वो प्रोसेस बताऊँगा आपको। और या फिर जो है दूसरा फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा पत्ती जब मुरझा जाती है तब, हाँ फ़ायदा नहीं, दूसरा मतलब ये है कि जब तक मुरझा जाए, यानी सुखाना नहीं है, मुरझा जाती है, डलनेस आ जाती है उसके अंदर, तब हम उसको निकाल के और डिस्टिलेशन टैंक में लेकर जाते हैं। इसके साथ में अगर हम चाहें तो, चूँकि अच्छे तेल की पैदावार लेने के लिए ये कहा जाता है कि आप टैंक को बिल्कुल जितना कॉम्पैक्ट करके ठूंस के भरेंगे उतना ज़्यादा आपको तेल की पैदावार मिलेगी। तो कई बार पूरी घास को भरना मुश्किल होता है, तो कुछ लोग इसको थोड़े टुकड़ों में काट लेते हैं, चॉपिंग कर लेते हैं। तो टुकड़ों में काट के भरना ज़्यादा आसान होता है, कॉम्पैक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करना है, कोई स्थिति नहीं है, तो आप तब भी अच्छे से अगर उसकी फिलिंग कर देंगे टैंक की, तो तेल निकल आएगा। तो इसको डिस्टिलेशन टैंक में ले जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 24 से 48 घंटे इसको सुखा लीजिए, थोड़ा ड्राई कर लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और शेड ड्राई कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है, धूप में ना छोड़ें तो शेड ड्राई करने की व्यवस्था है। बट इतने बड़े स्तर पे अगर आप कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा शेड मिलना मुश्किल होता है, तो वैसे ही छोड़ देते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। आसवन की जो आपकी डिस्टिलेशन टैंक की जो है वो मैकेनिज़्म वही है जो हमने पिछली बार बताया था। आपका एक हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन टैंक होता है और एक स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट होती है। हाइड्रो स्टीम में नीचे भट्टी होती है, डिस्टिलेशन टैंक के निचले हिस्से में पानी भरा होता है, उसमें उसके ऊपर जाल लगा होता है, जाल के ऊपर आपका प्लांटिंग मटेरियल भर दिया जाता है, पूरा मटेरियल भर दिया जाता है, घास को फिल कर दिया जाता है, टैंक को ऊपर से बंद कर देते हैं। नीचे से भट्टी के नीचे से झुकाई की जाती है और आग जलाई जाती है। आग से पानी आपका गर्म होगा, उससे जो भाप बनेगी वो आपके मटेरियल से पास होगी। जो पास होगी तो उसकी गर्मी से जो है, उसकी स्टीम के प्रेशर से जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ऑयल की गांठें हैं, वो टूटेंगी और तेल और पानी का मिक्सचर जो है वो आपका एक आगे जाके एक कंडेंसर में आएगा, जहाँ पर ठंडा होगा। ठंडा होने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपका सेपरेटर में आ जाएगा। और सेपरेटर में चूँकि पानी का जो घनत्व ज़्यादा होता है और तेल जो है हल्का होता है, तो तेल उसमें ऊपर आ जाता है, तेल की परत ऊपर आ जाती है, पानी जो है वो नीचे रहता है, जिसको आप आराम से पलट के अलग कर लेते हैं तेल को पानी से। तो ये सिस्टम रहता है। इसका एक बैच में जो टाइम लगता है वो कम से कम 4 से 5 घंटे का लगता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह ध्यान रखने वाली है कि अगर आप झुकाई अगर अच्छी करेंगे, यानी कि ये ध्यान रखिए कि आप अगर आग अच्छी जल रही है और कांस्टेंट जल रही है तो तेल की पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। तो इसलिए कोई ये जो काम करने वाला आदमी है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए कि कहीं पर भी उसका पूरा फोकस जो है वो भट्टी के ऊपर होना चाहिए कि भट्टी में आग बहुत ज़्यादा भी ना होने पाए और आग बहुत कम भी ना होने पाए, कि उसको कब कितना ईंधन डालते रहना है उसमें लगातार, वो उसको मालूम होना चाहिए। उसको आप किसी एक एक्सपीरियंस आदमी को हायर कर सकते हैं उसके लिए, वो 1-2 बार सिखा देगा, तब आप करें। अगर ज़्यादा हीट हो गई, भाप में गर्मी ज़्यादा हो गई, तो आपके ऑयल को जला सकती है, उसमें बर्निंग नोट आ जाएगी, रंग बढ़ जाएगा, आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे पहली सावधानी है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर ऑयल में हीट कम गई, ऑयल ग्लैंड्स कम टूटेंगी, तेल की पैदावार कम हो जाएगी, मटेरियल आपका वेस्ट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर आपका तेल सेपरेटर में आकर के गिर रहा है, तेल और पानी का मिक्सचर, उसका फ़्लो कैसा है, तो उसकी फ़्लो बराबर लगातार बना रहना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो फ़ौरन झुकाई, तो झुकाई ये जिसे कहते हैं आप आग जलाना और भट्टी के अंदर ईंधन को झोंकते रहना, वो बिल्कुल लगातार कांस्टेंट होना चाहिए। उसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो है डिस्टिलेशन का बात हो गई। हाँ, कुछ सावधानियाँ मैं बता देता हूँ। एक तो मैंने बता दी थी कि लेमन ग्रास का जब आप तेल निकाल रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। आप ये ध्यान रखें कि चूँकि ये 12 मासी फसल है, तो बरसात भी होगी, जाड़ा भी होगा, गर्मी भी होगी। अगर सनी डेज़ हैं, धूप का टाइम है, तो तेल ज़्यादा अच्छा निकलता है।
तो कोशिश करें कि गर्मी में तेल की पैदावार ज़्यादा आती है, तो अगर धूप नहीं मिली हो फसल को तो उस टाइम तेल ना निकालें, थोड़ा टाइम दे दें उसको, क्योंकि ऐसे में तेल कम आपको मिलेगा। और अगर फसल ओवर मैच्योर हो गई है, देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि फसल ओवर मैच्योर नहीं होनी चाहिए। कटाई उसके सूखने से शुरू होने से पहले पहले, फसल के सूखने, घास के सूखने शुरू होने से पहले पहले कर लीजिए। अगर फसल को आप ज़्यादा देर से काटेंगे तो फिर आपको तेल कम मिलेगा। तीसरी चीज़, टंकी जो है आपकी वो बहुत अच्छे से सील्ड पैक कर दीजिए। आप जब बंद कर देते हैं मटेरियल को तो उसमें कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर लीकेज है और भाप निकल रही है कहीं से, थोड़ी सी बहुत भी लीक हो रही है, तो वो टेम्परेचर आपका डेवलप नहीं हो पाएगा और उस वजह से आपको मटेरियल से पूरा तरह से तेल उसका नहीं निकल पाएगा और वो मटेरियल में तेल बाकी रह जाएगा और आपको पूरी तेल की पैदावार अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो कहीं भी स्टीम का, भाप का लीकेज बिल्कुल ना हो। अगर आपको ठीक ठाक आप तेल निकालना है तो लीकेज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि अवॉइड करें, लीकेज कहीं ना होना चाहिए भाप का। इसके बाद में जो झुकाई मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 घंटे की झुकाई कंटिन्यूस होती है, उसके बाद मेंटेन करता है, फिर रेगुलर आपको देखना पड़ता है। तो ये आपको करेंगे तो आपकी तेल अच्छा निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको कि अगर आपकी फसल, मैं ये डिस्टिलेशन से ताल्लुक़ नहीं है बट मैं उससे पहले कवर करना चाहता था, मैं भूल गया, अभी फिर अब बता देता हूँ कि जो इरिगेटेड सॉइल, जो इरिगेटेड कंडीशन में जो आपको पानी की चूँकि रेगुलर ज़रूरत होती है, तो इरिगेटेड कंडीशन के अंदर जो बायोमास मिलता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। और अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं दिया है फसल को तो उसमें आपको थोड़ा बायोमास कम मिलता है और इसका असल में जो परिणाम मिलता है वो आपको उत्पादन पे आता है। तो फसल को इरिगेटेड कंडीशन में तेल ज़्यादा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा इरिगेशन देते रहना है आपको। ये चीज़ मुझे आपको इरिगेशन में बतानी थी लेकिन मैंने चलो अब दिमाग से उतर गया तो मैं कर दूं। तो इरिगेटेड कंडीशन में ज़्यादा तेल मिलेगा, अनइरिगेटेड कंडीशन में आपको थोड़ा सा तेल का उत्पादन कम हो जाता है। बेस्ट टाइम मैंने बता दिया। मशीन का टाइप आपको पता ही है कि पिछली बार हमने खस में भी बात की थी। देग भपका सिस्टम से लेमन ग्रास का तेल नहीं निकाला जाता है। आपका जो तेल है हाइड्रो स्टीम से या स्टीम से। स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट के अपने अलग फ़ायदे हैं, आप बहुत सारे दूसरे तेल भी कर सकते हैं। बैच टाइम आपका कम लगेगा, आपका तेल की रिकवरी ज़्यादा होगी, लेकिन वही वाली बात है कि स्टीम के प्रेशर को आपको सेट करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए अगर वो ज़्यादा हो गया तो बर्निंग नोट आ सकती है, सेंसिटिव ऑयल है, तो अगर बर्निंग नोट आ गई तो आपके लिए फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जनरली इसका जो है स्टीम डिस्टिलेशन से होता भी नहीं है, लेकिन स्टीम अगर मेरे पास हो और मैं अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रेफर करूँगा, लेकिन महंगा पड़ता है, बॉयलर ही 3.5-4 लाख रुपए का पड़ता है। तो आप हाइड्रो स्टीम से कर सकते हैं, लेकिन अच्छी यूनिट से करें। इसमें जो वही मैंथा वाली बात जो आ गई, मैंथा वाली यूनिट से करते हैं तो फिर चूँकि वो उसमें उसके टैंक में अक्सर आप देखेंगे जंग लगा हुआ होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। तो उसमें जो है तेल का जो कलर होता है वो थोड़े दिन रखने पर डार्क होने लगता है, और जब तेल का कलर डार्क होने लगता है तो फिर उसका अच्छा दाम नहीं मिलता है। बायर जो है वो मुंह बनाते हैं उसमें तेल खरीदने में। तो अगर आप एसएस यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएस यूनिट का मतलब ये है कि टैंक आपका जो है वो भले ही आपका एमएस का हो, लेकिन जहाँ से वेपर और पानी का जो मिक्सचर है वो आपकी डिस्टिलेशन असेंबली के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कंडेंसर वाला पार्ट, वहाँ से लेकर के आगे का सारा मटेरियल आपका SS 304 स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का हो तो आपके लिए बढ़िया है। फिर आपके लिए कोई इशू नहीं रहता है तेल की क्वालिटी का, और उसमें जो रंग उसका बदलने का या कुछ का, तो आपको दाम वगैरह उसका अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर में उपज की पैदावार की। देखिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि हमको 1 एकड़ से ताज़ी घास, फ्रेश ग्रास ईल्ड कितनी मिल सकती है। इसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग उसके रिज़ल्ट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस में अलग अलग रिज़ल्ट्स आते हैं। एक एवरेज मैं बता देता हूं कि आपको 1 साल में जितनी भी आपने कटाई की है, चाहे 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, 1 साल में टोटल जो आपको बायोमास मिलता है वो तकरीबन 15 से 20 टन का 1 एकड़ से मिल जाएगा। अगर आप ड्राई कट करने जा रहे हैं, यानी कि आप कहते हैं हम तेल नहीं निकालेंगे, और हम अगर ड्राई कट करने जा रहे हैं तो ड्राई लीफ कट का जो बायोमास आएगा उसको सुखाने के पर 15 से 20 टन के मटेरियल को, वो आपके पास तकरीबन 4 से 5 टन, 4 टन का भी डाटा मिलता है हमको, लेकिन अक्सर जो है किसान हमारे एरिया के कहते हैं कि हमको 5 टन 1 एकड़ से 1 साल में टोटल सूखी घास मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी पैदावार है, कम भी मिलती है लोगों को। और अगर हम ऑयल ईल्ड की बात करें तो इसमें भी बहुत वेरिएशन है डाटा में। जो ईल्ड पोटेंशियल्स हैं ऑयल ईल्ड के, जो कृष्णा के और सिम शिखर वगैरह के, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन लोग उसको अभी अचीव नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उनको जानकारियां नहीं होती हैं। अगर वो फसल को अच्छे से करते हैं, पूरी जानकारी के साथ करते हैं, पूरे टिप्स एंड टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो पहले साल में 100 किलो तेल भी मेरे पास डाटा है किसानों को मिलता है 1 साल में 1 एकड़ में 2 या 3 कटिंग से मिला करके।
तो वो आपको 100 किलो तेल मिल जाएगा। और अगर आपने पहले साल में 100 किलो तेल अचीव कर लिया तो दूसरे साल में आपको 150 किलो तेल समझ लीजिए मिलना ही मिलना है। बायोमास आपका इतना बढ़ चुका होता है तो वो 150 मिल जाता है। कुछ लोगों को 60-70 किलो तेल से ऊपर नहीं मिल पाता है पहले साल में। तो अगर आपको 60 किलो तेल पहले साल में मिला है तो आप समझ लीजिए कि अगले साल आपको 90-100 किलो तेल ही मिल पाना है। यानी कि जितना पहले साल में आप ले पा रहे हैं अगले सालों में आपको तकरीबन उसका 1.5 गुना तेल मिल पाएगा। तो मैं आपको एक एवरेज डाटा दे रहा हूं जो कि अक्सर देखने में मिलता है कि पहले साल में तीनों कटिंग का मिला करके एक साल का जो औसत एवरेज है ऑयल यील्ड का, वो है 80 किलो प्रति एकड़। और नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा 120 किलो प्रति एकड़। लेकिन इससे ज़्यादा भी निकालने वाले लोग हैं, इससे कम भी निकालने वाले लोग हैं। आप 80 से 120 की रेंज को पकड़ के चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेट। चूँकि हमने बात पहले की थी घास की, सूखी घास किस रेट में जाती है, टी गार्डन्स वगैरह ख़रीदते हैं। होलसेल प्राइस जो है, जो गाड़ियों का जो की गाड़ी जाती है पूरी भर के, उसमें जो किलो का प्राइस मिलता है वो 40 रुपये का मिलता है। बहुत अच्छा किसी को दया आ गई तो 45 रुपये मिल जाएगा, वरना 40 रुपये मान के चलिए आप कि 40 रुपये प्रति केजी सूखी घास का ड्राई कट का आपको प्राइस मिलेगा। लेकिन जो लोग रिटेल वगैरह में बेचते हैं 50-100 किलो बेचे, कहीं से ऑर्डर आ गए, रेस्टोरेंट वगैरह के ऑर्डर्स हैं कुछ हैं, तो वहाँ पर फिर आपको जो है वो 60, 65, 75 और 80 रुपये तक भी लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे कमर्शियल फार्मिंग की, तो हम बात करेंगे होलसेल प्राइस की जो किसान के यहाँ से जाता है, तो वो 40 रुपये मान के चलिए। तो 40 रुपये का आपको ग्रास का रेट मिलेगा। और ऑयल का रेट जो है अभी थोड़ा सा कुछ डाउन हुआ है, लेकिन जब से मैं इस कारोबार में आया हूँ 2006 से लेकर के अब तक, तब वहाँ पर उस ज़माने में 400-500 रुपये का तेल हुआ करता था। आज इस तेल की कीमत 1,500 के करीब है। लेकिन आजकल थोड़ा 1550 तक गया था तेल का रेट। आजकल इसका हम मान के चलते हैं कि आपको 1300 से 1400 रेट करीबन मिल रहा है। हम 13.5 भी पकड़ के चल दीजिए, 13 भी चल दीजिए, 14 भी, 13 भी मिल जाता है। 13 तो अभी तक नहीं मिला है, 13.5 तक तो रेट चल रहा है। 1400 भी आप लेके चल सकते हैं। तो 1300 से 1400 रुपये किलो ऑयल का प्राइस जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, अलग अलग मैं करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सारे खर्च मिला के, यानी कि ज़मीन की तैयारी से लेके खाद पानी, घास की कटाई, आपका तेल की पिराई, ये सब लगा के अगर आपका खर्च है तो 30,000 से 40,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो इसका मतलब हमारा लेबर मैनेजमेंट या इनपुट मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम करते हैं तो 30 से 40,000 रुपये का खर्च आएगा। और अगर हम ग्रास कर रहे हैं और 5 टन की ग्रास अगर हम ले पा रहे हैं एक साल में, तो ये मान के चलिए पहले साल में शायद थोड़ा कम मिलेगी, तो क्योंकि पहली कटाई पे थोड़ा इतने क्लम्प नहीं बने होते हैं। बट अगर हम 5 टन का भी लेके अगर हम 4 टन का भी लेके चलते हैं, तो 4 टन का अगर आप लेके चलते हैं और 40 रुपये से आप बेच रहे हैं तो 1,60,000 का आपका बिचता है। तब भी आप 1,25,000 से लेकर के 1,30,000 आराम से कमा सकते हैं। 5 टन लेंगे तो आप करीबन 1.5 लाख तक जा सकते हैं। तो इसका अगर आप मुनाफा करेंगे, अगर हम खाली घास बेचते हैं, ड्राई कट, लीफ कट, तो उसमें आप तकरीबन 1.25 लाख रुपए से लेकर के और 1.5 लाख रुपए तक की कमाई बहुत आराम से कर लेंगे लेमन ग्रास से, जो कि आपके गन्ने से कहीं अधिक है। अगर हम बात करें ऑयल की, और ऑयल के केस में अगर आप पहले साल में हम ये मान के चलें कम से कम 80 किलो तेल ले पा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आपको 100 किलो तेल लेना चाहिए, लेकिन अगर आप 80 किलो तेल ले पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए खर्च तो आपका तकरीबन उतना ही बैठेगा। जो उधर ग्रास का कटाना सुखाने में खर्च आता है वो इधर तेल की पिराई में आ जाना है आपका। तो कॉस्ट तो आपकी तकरीबन 30 से 40,000 बैठेगी, बहुत बहुत 50,000 कर लीजिए, बट इतना जाएगी तो फिर इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और प्रॉफिट जो आपका आना है, तेल का प्राइस अगर आप 1,400 रुपये भी मान के चलते हैं तो, या 1,300 मान के चलिए, आप 1,300 मान के चलते हैं और 80 किलो ले रहे हैं, तो 1,04,000 करीबन आपका ग्रॉस रिटर्न आया। उसमें से 40,000 आपने माइनस कर दिया तो 1 लाख में से 60,000 रुपये आपका पहले साल में मिलेगा। और दूसरे साल में अगर आपका 120 किलो तेल निकल रहा है तो 120 के हिसाब से आपका 1,300 रुपये का तकरीबन जो निकाल लीजिए वो होगा। तो उससे अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपका पहले साल में जो है 60-70 हज़ार था, तो आपका दूसरे साल में करीबन 1,40,000 से 1,50,000 आपका नेट प्रॉफिट बैठेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे साल में आपको प्लांटिंग मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रोपाई कराने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली खर्चे तो आपके ख़त्म हो गए। आपका खर्च क्या बचा, सिर्फ एक फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन अगर कर रहे हैं तो, नहीं तो वो भी नहीं है, सिंचाई और जो आपका तेल निकाला जाना है उसमें जो आपका ईंधन वगैरह लगेगा। ईंधन में भी आपको कोई खर्च नहीं करना है, क्योंकि वो रिसाइकिल करके आप जो पहले बैच का निकाला था वही आपके दूसरे बैच में ईंधन के रूप में काम आता है, वेस्ट मटेरियल, और उसके भी बहुत सारे उपयोग हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपका जो दूसरे साल का खर्च आएगा वो 10 से 15 हज़ार रुपये के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और प्रॉफिट जो आएगा आपके ऑयल के केस में वो फिर आपका बढ़ करके 1.5 लाख के आसपास आपका आ जाता है।
तो यानी कि आप चाहें तो घास का बिज़नेस करें और चाहें आप ऑयल का बिज़नेस करें, दोनों ही केसेस में मोर और लेस आपका बराबर है। लेकिन घास के बायर्स कम मिलते हैं, तेल के बायर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आपके घास की मार्केट आपके पास है तो आप सीधे घास बेच के पैसा कमा सकते हैं, और आपको तेल नहीं तो फिर तेल आप यूनिट लगाइए, कहीं निकालिए और तेल आप बेच करके उसको पैसा कमाइए। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दोनों कर रहे हैं, जहाँ जिसको जैसा मौका लग रहा है फसल में, वो जब मौका लगता है घास भी बेच देते हैं और जब मौका लगता है वो तेल बेच के भी पैसा कमाते हैं। दोनों तरीके से कमा रहे हैं। थोड़ा सा एक लिटिल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है घास के और तेल के रिटर्न्स में, लेकिन यह है कि ये एक एवरेज है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है अलग अलग केसेस में, वो मैंने आपको बता दिया कि एक रेंज दी है मैंने आपको। तो ये आपका इसका कॉस्ट एंड प्रॉफिट का डाटा हो गया। आखिर में बस बात आ जाती है कि मार्केट की, वो हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं। मार्केट एसेंशियल ऑयल की, अगर मैं यूपी में बैठा हूँ, लखनऊ में बैठा हूँ, तो यहाँ पे लखनऊ भी मार्केट है इसका, हमारे नज़दीक में कानपुर है, यहाँ के लोगों के लिए कानपुर भी मार्केट है, कन्नौज भी मार्केट है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए मुंबई बहुत बड़ा मार्केट है। लेमन ग्रास का जो सबसे बड़ा मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है लेमन ग्रास हिंदुस्तान से, वो दो पोर्ट से होता है, एक तो मुंबई से, कोचीन से, और उसके बाद चेन्नई से। और एमपी में भोपाल, नीमच में भी कुछ काम करते होंगे तेल का, लेकिन दिल्ली में आपका खाड़ी बावली और तिलक बाज़ार बहुत बड़ी मार्केट है। भोपाल एक आपका एमपी में बड़ा मार्केट है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स हैं आपके जो कि आपसे तेल ख़रीदते हैं, आपके लोकली ट्रेडर्स बहुत सारे मिलते हैं। हमारे बाराबंकी में, लखनऊ में भी बहुत बड़ी मार्केट है इसका। मेंथा के साथ साथ सारे तेल वहाँ पर लोग ख़रीदते हैं और लेमन ग्रास का भी लेते हैं। इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ट्रेडिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स और बायर्स रहते हैं। पेड और जो हैं फ्री, दोनों तरह की आप उस पर मेम्बरशिप ले सकते हैं। agriculturinformation.com एक साउथ का है, वहाँ पर भी बहुत एक सेल फोरम है, सेल एंड परचेज़ का फोरम है। वहाँ पर भी आप अपने ख़रीदने वाले भी अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं और बायर्स भी आके ढूंढते रहते हैं कौन बेच रहा है अपना, वो उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। लोकल ट्रेडर्स हो ही गए। अगर आप अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट आप अपना कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोग भी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि कैसे आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग लेमन ग्रास ऑयल ख़ुद भी ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर मार्केट की कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो सिर्फ जानकारी की। मैंने आज इस वीडियो में आपको लेमन ग्रास की मिट्टी से लेकर के और मार्केट तक की कोशिश की है कि सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर कोई भी चीज़ मुझसे उसमें रह गई होगी तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों ने फ़ोन नंबर ढूंढ लिया है, डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि पहले वीडियो को पूरा देखें। कई बार लोग वो सवाल पूछते हैं वीडियो का थंबनेल देखने के बाद में जिसके जवाब ऑलरेडी वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें। अगर आपके सवालों के जवाब वीडियो में नहीं मिले तो फिर मुझसे संपर्क करें, नहीं तो आपको ज़्यादातर सवालों के जवाब आपके वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मैं इसलिए नहीं ला रहा हूं, बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल वीडियोस नहीं ला रहा हूं जो कि आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूं, क्योंकि लोग अभी कम हैं हमारे चैनल पर। लोग बढ़ेंगे तो फिर हम लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। आज के वीडियो के साथ मैं इसको यहाँ पर अंत करता हूँ। जल्दी ही हम मुलाकात करेंगे आपसे लेमन ग्रास के खेत पर एक किसान भाई के साथ, जहाँ पर वो आपके साथ में अपना लेमन ग्रास की खेती का अनुभव साझा करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने अपने इन दोनों वीडियोज़ में बात की और जो वो हमें बताएंगे उसमें कितना अंतर है, उसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा और हमारे लिए दुआ भी करते रहिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।